एक 36 साल का सीताराम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाखों की प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस भी तगड़ा है, लेकिन बीवी इससे खुश नहीं रहती है। और बीवी के एक अच्छा पति होने के बावजूद, 2 बच्चों की मां होने के बावजूद इसी औरत के 8-8 मर्दों के साथ अफेयर हैं। किसी से न्यूड वीडियो कॉलिंग करती है और किसी से जिसके साथ जब ये रिलेशन बनाती है, बिस्तर पर उसकी वीडियोग्राफी करते हुए अलग अलग एंगल से वीडियोग्राफी शूट करती है, मानो वो डायरेक्टर हो और वो खुद ही हीरोइन हो, और अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है कि मेरे पति वाले बिस्तर में ही तुम मेरे साथ रिलेशन बनाओ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 5 बॉयफ्रेंड और हैं और हर एक बॉयफ्रेंड का एक एक दायरा इसने बांध रखा है कि किस बॉयफ्रेंड के साथ उसे सिर्फ चूमना है, किस बॉयफ्रेंड के साथ उसे सिर्फ अपने दर्द भरी बातें करनी है। और बताएंगे आपको इस क्राइम नॉक्टिस के एपिसोड्स के जरिए कि एक 36 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी को किस तरीके से ये जो रेणुका है वो खा जाती है, और उसे जरा भी अफसोस नहीं होता। लेकिन उसके नाटक और एक्टिंग इस तरीके से की कि पुलिस भी चकमा खा गई। हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां पुरानी हवेलियों की परछाइयों के बीच आधुनिक इमारतें आसमान को छूती हैं, जहां कुकटपल्ली जैसे इलाकों में लोग अपने छोटे छोटे सपनों के साथ शांत जिंदगी जीते हैं, उसी शहर में रहता था एक 36 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाम था सीताराम। नाम तो साधारण था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उसकी मासूमियत, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, यही उसकी असली पहचान थी। बचपन से टॉपर, माता पिता को कभी परेशान नहीं किया, यहां तक कि कभी साइकिल तक नहीं मांगी। अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की, नौकरी हासिल की, और फिर धीरे धीरे अपने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। 4 साल की लगातार मेहनत के बाद 36 साल की उम्र में उसकी मासिक सैलरी पहुंच चुकी थी 2 लाख रुपए। लेकिन सीताराम सिर्फ पैसे कमाने वाला आदमी नहीं था, वह एक जिम्मेदार बेटा था, एक भरोसेमंद भाई था और एक समर्पित पति। उसने अपने पिता को 12 लाख रुपए दिए, बहन और बहनोई की मदद की, हैदराबाद में फ्लैट खरीदा, एक और फ्लैट, कार खरीदी, बाइक खरीदी, 2 प्लॉट्स में 40 लाख रुपए का निवेश किया, पीएफ में 15 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड, LIC, टर्म इंश्योरेंस, ताकि अगर उसे कल कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी कभी ना रुके। उसने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डाले, सोने में निवेश किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, नंदल में 1.5 एकड़ जमीन, मरकापुर में 6 एकड़ जमीन, गांव में जमीन और नंदल में एक और प्लॉट। सब कुछ सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। लेकिन उसे क्या पता था, जिस औरत के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी बिछा रहा था, वही औरत एक दिन उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। 4 मार्च 2018 सीताराम और रेणुका की शादी हुई। शुरुआती 2 साल हैदराबाद में बीते, फिर 3 साल बेंगलुरु में। दोनों खुश थे, घर में प्यार था, रोमांस था, हंसी थी, साथ था और पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। फिर 2 बच्चे हुए, एक बेटा जो अब 2.5 साल का था, दूसरा बच्चा भी। घर खुशियों से भरा हुआ था। सीताराम अक्सर सोचता था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस यही मेरी दुनिया है। लेकिन रेणुका के मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के 3 साल बाद उसका अपने ससुराल वालों से झगड़ा शुरू हो गया और सीताराम अपनी पत्नी का साथ देते देते अपने ही माता पिता, भाई बहनों से दूर हो गया। वह अलग रहने लगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था, मैं अपनी पत्नी को समझा लूंगा, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका दिल पहले ही कहीं और जा चुका था। 19 सितंबर 2025 रात के 11:22 में सीताराम की नाइट शिफ्ट थी। घर में दोनों बच्चे सो रहे थे। वो ऑफिस से लौटा ही था कि रेणुका उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, वह कांप रही थी और फिर उसने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं किसी और के साथ रिश्ते में थी। सीताराम सन्न रह गया।
लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, ना चिल्लाया, ना हाथ उठाया, क्योंकि उसके सामने रोती हुई उसकी पत्नी खड़ी थी। फिर रेणुका बोली, मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियो पड़े हैं, अगर लोगों ने देख लिए तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसी तरह वो वीडियो डिलीट करा दो, प्लीज मेरी मदद करो। सीताराम ने वीडियो देखा और उस वीडियो में उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ थी। दोनों के कपड़े उतरे हुए थे और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड था। उस रात एक पति के अंदर से सब कुछ टूट गया था। उस रात सीताराम ने अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया, वह टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, भाई घर पर इमरजेंसी है, तुम बच्चों के पास आ जाओ, मुझे बाहर जाना है। रात के लगभग 12:30 सीताराम और रेणुका दोनों गाड़ी में बैठकर शाद नगर की तरफ निकल पड़े। वहीं जहां रहता था वो आदमी जिसके साथ रेणुका का रिश्ता था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे वो आदमी घर पर नहीं मिला। सीताराम ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, उसे ढूंढा और फिर उसे वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश शुरू हुई। रात के लगभग 3 बजे वीडियो डिलीट कर दिया गया। बाद में सीताराम ने अपने दस्तावेज में लिखा, करीब 2 बजे पूरी घटना हुई और लगभग 3 बजे शिकायत लिखी गई। फिर वीडियो डिलीट कराया गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब अभी सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह करीब 9 बजे सर्कल इंस्पेक्टर आए। उन्होंने कहा, एसआई साहब आने के बाद ही आगे मदद हो पाएगी। अभी आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। लेकिन रिपोर्ट लिखने के बाद भी रेणुका का नाटक खत्म नहीं हुआ था। घर लौटने के सिर्फ 2 घंटे बाद एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो गया। वही आदमी रमणा जिसके साथ रेणुका का रिश्ता था, उसने दूसरा वीडियो भी पोस्ट कर दिया। रेणुका फिर सीताराम के पास आई। इस बार वह पहले से ज्यादा रो रही थी और फिर उसने वही किया जो शायद एक टूटा हुआ इंसान नहीं बल्कि एक अच्छा अभिनेता करता है। वह बोली, मैं मर जाऊंगी, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मैं अब जी नहीं पाऊंगी। सीताराम बाद में लिखता है, उस वक्त मेरे अंदर सब कुछ मिला जुला चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपनी पत्नी का साथ दूं या खुद को संभालूं। लेकिन मेरे 2 छोटे बच्चे भी थे, मुझे उन्हें भी संभालना था और अपनी पत्नी को भी। और उसी हालत में वह फिर से अपनी पत्नी का साथ देने लगा। दोनों दोबारा पुलिस स्टेशन गए। थोड़ी देर बहस हुई। फिर रेणुका एक बार फिर ऑटो में बैठकर रमणा के घर चली गई, सीताराम को बिना बताए वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए। सीताराम को लगा शायद उसकी पत्नी कहीं चली गई है। वह उसे ढूंढने लगा। रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर उसके पिता के घर फोन किया, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। बाद में कहीं से पता चला रेणुका रमणा के घर पर थी और वहां जाकर वह उससे कह रही थी, किसी भी तरह बाकी वीडियो भी डिलीट कर दो, मेरा दूसरा वीडियो भी हटा दो। लेकिन अब हालात सीताराम के हाथों से निकल चुके थे। जब सीताराम रमणा के घर पहुंचा तो उसने जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। नीचे फर्श पर 2 लोग पड़े थे, एक उसकी पत्नी रेणुका और दूसरा रमणा। जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तब पता चला दोनों ने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे उनकी बॉडी में रिएक्ट कर गई थी। दोनों बेहोश पड़े थे। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद रेणुका के पिता भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उन्होंने जो कहा वह सुनकर सीताराम भी अंदर तक हिल गया। उन्होंने कहा, मरने दो, छोड़ दो, अब क्यों बचा रहे हो इसे, चलो घर चलते हैं। लेकिन सीताराम ने कहा, पहले इसे बचा लेते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। उसने करीब 5 लाख रुपए खर्च किए। 7 दिन तक रेणुका अस्पताल में भर्ती रही, फिर डिस्चार्ज होकर वापस आई और उसके बाद सीताराम ने अपनी पत्नी को समझने की कोशिश की और वह बार बार सोचता रहा, इतनी अच्छी चल रही जिंदगी अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। अस्पताल से लौटने के बाद सीताराम ने फैसला किया
कि अब वह पूरी सच्चाई जाने बिना नहीं रुकेगा। उसने रमणा से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे हर सवाल पूछा, हर बात समझने की कोशिश की और फिर एक एक करके सच सामने आने लगा। रमणा एक बिजनेसमैन था। उसका खुद का रेस्टोरेंट था और पिछले 15 महीनों से वह रेणुका के साथ रिश्ते में था। सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे कई बार। और सबसे दर्दनाक बात, उन पलों के वीडियो खुद रेणुका ने अपने फोन में रिकॉर्ड किए थे, जब सीताराम ऑफिस में होता या घर से बाहर होता। तब वह उसी घर में जहां एक पति अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सपने देख रहा था, वहीं उसकी पत्नी किसी और के साथ रिश्ते बना रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रमणा ने सिर्फ वीडियो देखे नहीं थे, वो सारे वीडियो उसे खुद रेणुका ने भेजे थे, क्योंकि रमणा ने कहा था, मैं सिर्फ अपने पास रखूंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा। और रेणुका ने उस पर भरोसा कर लिया। बाद में सीताराम ने अपने दस्तावेज में लिखा, सोचो, एक पति अपनी पत्नी के ऐसे वीडियो देख रहा है तो वह क्यों ना मरने के बारे में सोचे। उसके अंदर कितना कुछ टूट चुका होगा। उस रात सीताराम सिर्फ अपनी पत्नी से नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से हारता जा रहा था। लेकिन रमणा अकेला नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और नाम सामने आया, श्रवण। रेणुका पिछले 1 महीने से श्रवण के साथ भी रिश्ते में थी। इंस्टाग्राम चैट्स, घंटों की फोन कॉल्स, रात रात भर बातें, 2-2, 3-3 घंटे तक। एक दिन श्रवण घर भी आया था, उसी घर में जहां सीताराम अपने बच्चों के साथ रहता था। वहां रेणुका ने उसे गले लगाया, उसे किस किया और उसके साथ रोमांस भी किया। बाद में सीताराम ने लिखा, एक पति के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि वह खुद अपनी पत्नी की करतूतें दुनिया को लिखकर बता रहा है, ताकि लोग समझ सकें कि उसकी जिंदगी किस तरह बर्बाद हुई। लेकिन सीताराम के अंदर अब शक नहीं, यकीन पैदा हो चुका था। सीताराम सोच रहा था, अब शायद सच्चाई पूरी हो चुकी है, लेकिन असलियत अभी बाकी थी। एक और नाम सामने आया, अयप्पा। अयप्पा रेणुका का पुराना क्लासमेट था और उसके साथ रेणुका देर रात तक न्यूड वीडियो कॉल किया करती थी। जब घर में कोई नहीं होता, जब वह अकेली होती, तब वह कैमरे के सामने एक अलग जिंदगी जीती थी। लेकिन यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। शिवा, इंटर कॉलेज का दोस्त, सुरेंद्र, जिससे रेणुका कभी प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। वामसी, स्कूल का पुराना दोस्त, इनमें से किसी के साथ वह घूमने गई, किसी के साथ बैठकर बियर पी, किसी के साथ सिगरेट, किसी के साथ अपने दुख बांटे और किसी के साथ अपनी रातें गुजारी। सीताराम ने लिखा, 6 से 8 लड़के थे, किसी के साथ हक, किसी के साथ किस, किसी के साथ सेक्स, किसी के साथ वीडियो कॉल और किसी के साथ पूरा रिश्ता। उसके लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी का बिखर जाना था। लेकिन सबसे खौफनाक बात, सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात कुछ और थी। रेणुका अपने पति के उसी बिस्तर पर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रिश्ते बनाती थी, उसी बिस्तर पर जहां कभी सीताराम ने उसके साथ जिंदगी के सपने देखे थे। बाद में सीताराम ने लिखा, मेरे पति वाले बिस्तर पर ही तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओ। ये शब्द रेणुका ने अपने बॉयफ्रेंड से कहती है। उस पल सीताराम के लिए सिर्फ भरोसा नहीं टूटा था, बल्कि अब उसके अंदर बचा हुआ आत्मसम्मान भी खत्म हो चुका था। अब सीताराम हर रात जागने लगा था, कभी बच्चों को देखकर रोता, कभी अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरें देखता और कभी घंटों तक बस छत को घूरता रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या प्यार कम था? क्या भरोसा कम था? या जिस रिश्ते को वह पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, वह रिश्ता शुरू से ही अधूरा था। सीताराम ने लिखा, शादी से पहले और शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे नहीं पता मेरी पत्नी के शादी से पहले भी किसी के साथ अफेयर थे या नहीं। फिर उसने एक एक नाम लिखे, रमणा,
15 महीने, श्रवण 1 महीना, अयप्पा, न्यूड वीडियो कॉल्स। और फिर एक और नाम सामने आया, सुजीता। सीताराम ने लिखा, उसे सारे अफेयर्स के बारे में पता था। उसे मालूम था कि रेणु का किन किन लोगों के साथ रिश्तों में है, पुराने प्यार, पुराने बॉयफ्रेंड्स, पुराने रिश्ते, सब कुछ। और सीताराम, बस एक सवाल में उलझा हुआ था, क्या मेरी पत्नी कभी सिर्फ मेरी थी भी? उस सवाल का जवाब अब शायद कभी नहीं मिलने वाला था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रेणुका अपने मायके चली गई और इधर सीताराम अकेला रह गया, 2 छोटे बच्चों के साथ। दिन में नौकरी, रात में बच्चों की देखभाल और बीच बीच में टूटता हुआ दिल। वह हर दिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अपनी जिंदगी को फिर से संभाल ले। फिर एक दिन रेणुका का फोन आया। वह फिर रो रही थी, वही टूटी हुई आवाज, वही पछतावा, वही माफी। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, बस मुझे अपने पास रख लो, मुझे माफ कर दो, मैं बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। सीताराम अब भी उससे प्यार करता था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे लगा, जिस औरत की बदनामी हो चुकी है, जो खुद टूट चुकी है, शायद अब वह सच में बदलना चाहती है। और फिर सीताराम अपनी पत्नी को वापस हैदराबाद ले आया। कुछ दिन सब सामान्य सा दिखने लगा। कभी दोनों साथ बैठकर रोते, कभी बातें करते, कभी बच्चों के साथ बाहर जाते, कभी रेस्टोरेंट, कभी कैफे और कभी एक दूसरे के गले लगकर सो जाते। लेकिन अंदर कहीं कुछ मर चुका था। सीताराम ने लिखा, हमारे इमोशंस पूरी तरह मर चुके थे। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी रिश्ते बनाना। लेकिन पहले जैसी जो पवित्रता थी वह खत्म हो चुकी थी। फिर भी वह कोशिश कर रहा था, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए और शायद उस रिश्ते के लिए जो अब सिर्फ नाम भर बचा था। 24 फरवरी रात के 2:32। पूरा घर सो रहा था। घर के अंदर 2.5 साल का एक छोटा बच्चा सो रहा था। लेकिन उस रात रेणुका ने कुछ ऐसा किया जिसने सीताराम की बची हुई उम्मीद भी खत्म कर दी। उसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर धीरे से घर का दरवाजा खोला, बाहर निकली और ऑटो में बैठ गई। वह फिर से जा रही थी, उसी आदमी के पास, रमणा के पास। लेकिन क्यों, किस लिए? जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो फिर वह वापस क्यों गई? बाद में सीताराम ने लिखा, सोचो, एक छोटा बच्चा घर के अंदर बंद है और उसकी मां बाहर से ताला लगाकर चली गई बिना किसी को बताए। उस रात जब सीताराम घर लौटा तो उसने देखा दरवाजा बाहर से बंद था। वह घबरा गया, उसने आवाज लगाई, दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई दी, धीमी, डरी हुई, मासूम आवाज। किसी तरह जब उसने ताला खोला और अंदर गया तो उसने देखा उसका छोटा बेटा बिस्तर पर बैठा रो रहा था और उसकी मां घर में नहीं थी। उस पल सीताराम पूरी तरह टूट गया। उसने लिखा, अब मैं किस किस को सबूत दूं? कितनी बार समझाऊं? कितने एविडेंस दिखाऊं कि मेरी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है? और उस रात उसके अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी मर चुकी थी। हर नया सच उसे और गहराई में धकेल देता। बाद में उसने अपने दस्तावेज में लिखा, मैंने रेणुका को बचाया। उसके सारे अफेयर्स जानने के बाद भी मैंने उसे स्वीकार किया। उसने कहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन ये 2 महीने बाद वो फिर मुझे और बच्चों को छोड़कर चली गई। उस दिन सीताराम समझ चुका था कि कुछ रिश्ते सिर्फ बाहर से जिंदा दिखाई देते हैं, अंदर से वे बहुत पहले मर चुके होते हैं। 36 साल का सीताराम, एक सफल नौकरी, लाखों की प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस, 2 मासूम बच्चे और एक ऐसी पत्नी जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मानता था। लेकिन अब उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा था, ना सुकून, ना भरोसा, ना जीने की इच्छा। हर रात उसे वही वीडियो याद आते, वही बातें,
वही धोखे, वही झूठ और वही सवाल, आखिर मेरी गलती क्या थी? फिर एक रात उसने फैसला कर लिया, वह अब और नहीं जी पाऊंगा। और फिर सीताराम हैदराबाद की हुसैन सागर झील के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, रात शांत थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने आखिरी बार अपने बच्चों के बारे में सोचा होगा, अपने माता पिता के बारे में, अपने टूटे हुए घर के बारे में, और शायद उस जिंदगी के बारे में भी जिसे बचाने की उसने आखिरी सांस तक कोशिश की थी। और फिर उसने झील में छलांग लगा दी। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली, कुकटपल्ली इलाके के पास हुसैन सागर झील से सीताराम की लाश बरामद की गई। लेकिन मरने से पहले सीताराम चुप नहीं रहा। उसने 19 से 20 पन्नों का एक लंबा दस्तावेज लिखा। हर दर्द, हर धोखा, हर सच उसने उन पन्नों में उतार दिया। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, एक टूटे हुए आदमी की आखिरी चीख थी। उसने लिखा कैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे नर्क बनती गई, कैसे वह हर दिन अंदर से मरता गया, और कैसे जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी इंसान ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ दिया। आज उसके वही शब्द उसकी आखिरी कहानी बन चुके हैं। एक ऐसी कहानी जहां प्यार था, विश्वास था, परिवार था, और फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। और आखिर में क्राइम नोटिस चैनल की तरफ से हम आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, ये कहानी सिर्फ सीताराम की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो रिश्तों में टूट रहे हैं। एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर देता है, वो बदले में सिर्फ प्यार, ईमानदारी और भरोसा चाहता है। लेकिन जब वही भरोसा टूटता है तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से मरता है। धोखा सिर्फ एक गलती नहीं होता, धोखा धीरे धीरे किसी इंसान की आत्मा को खत्म कर देता है। उसका आत्मविश्वास, उसकी खुशी, उसकी सोच, सब कुछ टूटने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, कई बार दुनिया को पता भी नहीं चलता कि सामने मुस्कुराता हुआ इंसान अंदर से रोज मर रहा है। अगर किसी रिश्ते में प्यार खत्म हो जाए तो सच बोलिए, अलग हो जाइए। लेकिन किसी इंसान को झूठ, धोखे और मानसिक दर्द के उस अंधेरे में मत धकेलिए जहां उसे मौत जिंदगी से आसान लगने लगे। और उन लोगों के लिए भी जो आज किसी दर्द से गुजर रहे हैं, याद रखिए, कोई भी रिश्ता आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं होता। किसी का धोखा आपकी आखिरी मंजिल नहीं हो सकता। बात कीजिए, मदद लीजिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों या किसी भरोसेमंद इंसान से जुड़िए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। 2 मासूम बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, एक परिवार बिखर गया और पीछे रह गई सिर्फ दर्द की एक लंबी कहानी। अगर इस कहानी से एक भी इंसान गलत रास्ते पर जाने से रुक जाए, अगर एक भी रिश्ता ईमानदारी से बच जाए, अगर एक भी जिंदगी टूटने से बच जाए, तो शायद सीताराम की कहानी सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटते हुए इंसान को संभाल दे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप पहली बार क्राइम नोटिस पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त AN योगी और आप देख रहे थे क्राइम नोटिस। सावधान रहिए, सच्चाई को पहचानिए और रिश्तों में भरोसे की कीमत समझिए।